हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको एयरपोर्ट के सबसे एसेंशियल पार्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है रैम्प। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे रैम्प। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है। सो बेसिकली जो रैम्प का फुल फॉर्म होता है वो रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग। द रैम्प का फुल फॉर्म आपने क्या सीखा? रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग। चलो अब ये जानते हैं कि ये रैम्प होता कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कभी भी एयरलाइंस की कोई टिकट परचेज की है, तो सबसे पहले आपको टिकट के साथ और अपने जो भी गवर्नमेंट आईडी के साथ पहले आपको सिक्योरिटी चेक एंट्रेंस में करानी पड़ती है। फिर आपको अलाउड करते हैं अंदर जाने के लिए। फिर आप अंदर जाते हैं, वहाँ पे चेकिंग काउंटर में अपना बैगेज ड्रॉप करते हैं और अपना बोर्डिंग पासेस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपना सिक्योरिटी चेक क्लियर करते हैं। सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद आप बोर्डिंग गेट में जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव एयरक्राफ्ट या एयरलाइंस को बोर्ड करने के लिए। तो जो एयरक्राफ्ट जहाँ पे स्टैंड करती हैं, जहाँ पे पार्किंग करती है, और वो जो सारे मूवमेंट्स जो होते रहते हैं एयरक्राफ्ट के एरिया में, उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग। सो आज मैं आपको रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग को बहुत अच्छे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग आप देख सकते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग के बाद आप रैम्प एरिया देख सकते हैं। रैम्प एरिया में आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट को पार्क होते हुए देख सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एप्रन भी बोलते हैं। सो जो एयरक्राफ्ट जिस सेंट्रल लाइन पे जो पार्क होते हैं उसको हम बे नंबर बोलते हैं। तो बे नंबर बेसिकली क्या होता है कि रेलवेज में जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वैसे एयरपोर्ट में बे नंबर्स होते हैं। डिफरेंट नंबर्स के बे नंबर होते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट को स्टैंड कर दिया जाता है आफ्टर द क्लियरेंस एंड कंफर्मेशन फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ओके, सो जैसे कि आप कोई भी पैसेंजर या फिर आप कभी भी बोर्ड करते हैं एयरक्राफ्ट, तो आप जैसे बोर्डिंग गेट पे जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी एयरक्राफ्ट पार्क्ड हुई है, और जो टर्मिनल का जो एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको हम एरो ब्रिज बोलते हैं, वो एयरक्राफ्ट के गेट पे अटैच्ड होती है। तो एयरक्राफ्ट तो उससे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है एयरक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए वाया टर्मिनल। आपको फिर वाया बस या फिर डिफरेंट वे से आपको जाने की कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क्ड है, जिस एरिया को हम लोग एप्रन बोलते हैं। और जो हैंगर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होती है। हैंगर में हमेशा एयरक्राफ्ट की को पार्क किया जाता है। जो भी खराब एयरक्राफ्ट हो गए, यहाँ पे जिसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है उसकी मेंटेनेंस वहाँ पे होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो येलो लाइन से आप जो देख सकते हैं एयरक्राफ्ट के पार्किंग के बाद आप जो ये एक रोड देख रहे हैं उसको हम टैक्सी वे बोलते हैं। तो टैक्सी वे बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पर रनवे भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट जब लैंड करती है तो लैंड वो बहुत काफ़ी स्पीड में करती है। तो लैंडिंग एरिया वाला जो एरिया होता है उसको हम रनवे बोलते हैं। और जो रनवे से जो वो बे नंबर तक जो आती है उसके बीच का जो कनेक्टिंग रोड होता है उसको हम टैक्सी वे बोलते हैं। तो वो टैक्सी वे में एक नॉर्मल स्पीड के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने बे नंबर जैसे कि अपने प्लेटफॉर्म के पास आके रुक जाती है एज पर द क्लियरेंस फ्रॉम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको मैं और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपको DGCA का बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ मैंडेटरी इन इंडिया। एंड BCS का भी आपको रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी होता है। आपको A to Z सारे सिक्योरिटी और सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने दिमाग में रखते हुए सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि जो सर्विस रोड होते हैं, जो एयरक्राफ्ट के पास में जो सर्विस रोड होते हैं, वहाँ पे कोई भी व्हीकल का जो मूवमेंट होता है, चाहे वो छोटे ट्रॉलीज हो या ट्रैक्टर्स हो या फिर बसेस हो, तो जितने भी ये मूवमेंट होते हैं वहाँ पे उसकी जो स्पीड होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और जो एयरक्राफ्ट के आसपास की जो एरिया है वहाँ पे जो भी यदि कोई भी छोटे मोटे व्हीकल्स यदि एयरक्राफ्ट के आसपास यदि जाते हैं तो वहाँ पे उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे जाती है। वो जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं जो कि इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और अच्छे से वो
उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई होती है, जिसके कारण वो स्पीड लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करता। अदरवाइज उनके ऊपर DGCA और BCS का बहुत ही गंदे तरीके से आपको फाइन लग सकता है और उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एप्रन वाली एरिया, जो रैंप वाली एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, एयरक्राफ्ट मूवमेंट से लेके यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग भी है और उसके बाद आपका कार्गो एरिया भी है, उसके बाद इंजीनियरिंग एरिया भी है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट टू C पॉइंट टू D पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल डिपोट भी है, जहाँ से फ्यूल को फिल किया जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ से केटरिंग वाली सर्विस की जो व्हीकल्स होते हैं वो भी यहाँ पे आके मूवमेंट करती रहती। तो ये जो सारे मूवमेंट जो होते रहते हैं एक साथ रैंप एरिया के अंदर, उसको हम रैंप बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखा है उस सबका डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो 1 नंबर है वो रनवे लाइट है, जो 2 नंबर है वो डी आइसिंग एरिया है, जो 3 नंबर है वो प्री थ्रेशोल्ड है, जो 4 नंबर है वो PAPI है, जो 5 नंबर है वो रनवे डेजिग्नेटर है, जो 6 नंबर है वो सेंटर लाइन है, जो 7 नंबर है वो टचडाउन जोन है, जो 8 नंबर है वो एमिंग पॉइंट है, जो 9 नंबर है वो थ्रेशोल्ड है, जो 10 नंबर है वो स्टॉपवे है, जो 11 नंबर है वो होल्डिंग पोजीशन है, जो 12 नंबर है वो एज मार्किंग है, जो 13 नंबर है वो हाई स्पीड TYW है, जो 14 नंबर है वो हेलीकॉप्टर स्टैंड है, जो 15 नंबर है वो फायर स्टेशन है, जो 16 नंबर है वो एयरलाइन सर्विस है, जो 17 नंबर है वो बस स्टॉप है और जो 18 नंबर है वो टैक्सी स्टैंड्स है। तो आप इस सारे जितने भी मार्किंग है उसके हिसाब से आप अच्छे से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि रनवे का मतलब क्या होता है और उसमें कितने तरीके की मूवमेंट्स होते रहती है। अब मैं आपको बता दूं कि एरो ब्रिज क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एरो ब्रिज पार्किंग बेसिकली क्या होता है। एरो ब्रिज वो होता है, सपोज कि आपका जो टर्मिनल बिल्डिंग है XYZ, कोई भी टर्मिनल बिल्डिंग है, उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है, जो कि एयरक्राफ्ट जिस बे पे खड़ी होती है उसके जो गेट पे जब वो अलाइन होता है, जिससे पैसेंजर को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है एयरक्राफ्ट में बोर्ड करने के लिए, उसको हम एरो ब्रिज पार्किंग बोलते हैं। और वहीं हम नॉन एरो ब्रिज की बात करें तो वहाँ पे आपको एरो ब्रिज की फैसिलिटी नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको वाया बस आपको बोर्ड करना पड़ता है और नॉन एरो ब्रिज में बस आपको लेके जाएगी और 1 बाय 1 आपके उस एयरक्राफ्ट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं वो 1 बाय 1 आपके बोर्डिंग पासेस को चेक करेंगे। उसके बाद आपको अप्रूवल देंगे कि 1 बाय 1 आप बोर्ड कर सकते हैं। जो मशीन से वो आपका जितना भी बोर्डिंग पास का डिटेल्स है उसको फेच करेंगे और यदि वो सही हुआ तो फिर आपको बोर्ड करने की अनुमति दे देंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एयरक्राफ्ट एरिया का ओवरव्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट एरिया का ओवरव्यू जो स्पीड लिमिट्स होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पीड लिमिट्स होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट के आसपास की जितने भी व्हीकल्स होती हैं उसकी क्या स्पीड लिमिटेशंस होनी चाहिए या फिर जो सर्विस रोड है उसकी क्या लिमिटेशंस। तो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो एयरक्राफ्ट के आसपास के जितने भी व्हीकल्स हैं, छोटे मोटे व्हीकल्स हैं, जो जितने भी एयरक्राफ्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर लैंडिंग बिफोर टेक ऑफ, तो वो उसकी जो स्पीड होती है वो 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वो वहाँ पे मूवमेंट करती है। और जो सर्विस रोड में जितने भी गाड़ी चलते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूवमेंट करती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऐसे ही हमें प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।